छोटे से अनुचित छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल चुके हैं। फटाफट से अपने सवाल पूछते जाइए। जितना जल्दी आप सवाल कमेंट सेक्शन में डाल देंगे वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि लेने की कि जल्दी ही ले लिया जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं स्पेड करके, कुछ उनका अजीब सा आईडी बना हुआ है, लेकिन टाटा केमिकल पर सवाल पूछ रहे हैं। 886 का लिया हुआ है अंशुल जी इन्होंने। 90 शेयर्स हैं, 2 साल के लिए रख सकते हैं, सेल या होल्ड? तो टाटा केमिकल में रेंज का ब्रेकडाउन था और रेंज के ब्रेकडाउन से नेक्स्ट रेंज के लोअर एंड पे आ चुके हैं हम। नॉन स्टॉप स्टॉक गिरा है तो यहाँ से अब सेल तो नहीं बनता है, क्योंकि बीइंग ए टाटा ग्रुप कंपनी एक लिमिट के बाद बेचना गलत हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे सेल तो नहीं देख रहा हूँ, बट इस जोन में कहीं भी 750 740 की जोन में अगर मेरे को बाइंग दिखी, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल दिखी, जैसे टाटा टेक पे अगर आप देखेंगे, टाटा टेक यहाँ रेंज के बॉटम के आसपास, ये कल ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ। आज हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, अगर ये 652 के ऊपर क्लोज हुआ तो आप ट्रेंड अपना पकड़ लेगा। तो उसी तरह यहाँ कहीं भी वीकली या डेली पे रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन हो, जैसे यहाँ पे हुई थी आपके फरवरी में, तो अगर उस टाइप की रिजेक्शन मिली तो मैं टाटा केमिकल में बाइंग ट्राई करूंगा। इस जोन में आके माल बेचना या शॉर्ट करना इस समय बहुत गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। टाटा केमिकल को इस समय बेचना। जी 250 आ गया है। कितने में टारगेट डाला, प्रॉफिट बुकिंग डाला? जी हाँ अंशुल सर। अंशुल जी, सॉरी। ये टाटा केमिकल तो आपने बताया, और आपने इस बीच में टाटा टेक और छेड़ दिया। इस पर देखिए बातचीत अक्सर दर्शक करना चाहते हैं, क्योंकि ये कल भी मेरी आपसे जो बात हो रही थी तो आपने कहा था कि भाई आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में तो आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सर लेवल्स वगैरह बता के लोगों को उस लेवल तक समझा दीजिए ताकि लोग अपना डिसीजन ले सकें, आपके बाय सेल का वेट ना करें वो। सर टाटा टेक के बारे में बात कर रहे हैं। जी टाटा टेक। टाटा टेक एक एक सेकंड, 26 रहेगी निफ्टी फ्यूचर, उसमें भी बुक एंड एग्जिट डाल दो। टाटा टेक में सर देखिए, ये रेंज बनी हुई है, एकदम सिंपल है। ये रेंज बनी हुई है। अब देखिए इसमें कल भी एक चीज बात हुई थी, जब आपकी बात पे मैंने क्रॉस किया था, वो शायद सही से नहीं गया। मैंने जब बाई दिया था तब बाई दिया था, मैं आज भी बाई पे होल्ड हूं। अब सेबी का नियम है कि मैं बाई सेल नहीं दे सकता, इसलिए मैं बाई सेल नहीं दे रहा। अगर नीचे जाते दिखता तो मैं खुद ही बेच के निकल गया होता। तो अब इस चीज को बिटवीन द लाइंस रीड करना है आपको। मैं खुल के ये नहीं बोलूंगा कि आप खरीद लो, क्योंकि सेबी का नियम मेरे को अलाउ नहीं करता है। मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, उसकी अपनी एडजस्टमेंट कर रहा हूं। तो मेरे को ऊपर लग रहा है तभी तो मैं रखे हूं ना। तो मैं आपको बाई नहीं बोल रहा हूं, तो मेरी लिमिटेशन है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं उस पर तेजी का व्यू नहीं रखा हूं। मेरा व्यू तेजी का है, तभी तो मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा हूं। दूसरी चीज, ये रेंज का बॉटम है। ये रेंज का रिजेक्शन अगर मिलता है तो आपको इसको समझना है। तो फिर आप आओ जिंदल वर्ल्ड पे। रेंज के बॉटम से यहाँ रिजेक्शन बना, ऊपर गया। रेंज के बॉटम से नहीं, ये तो नीचे आ गया। यहाँ पे ये रेंज का बॉटम था, ये लाइन अभी भी लगी हुई है, आप देखो, जो आपके दर्शक को बताई दी। रेंज के बॉटम पे आया, रेंज के टॉप पे गया, रेंज के बॉटम पे आया, रेंज के टॉप पे गया, रेंज के बॉटम पे आया, लोअर हाई बनाया, यहाँ पे तोड़ दिया। तो आपको ये मूव तो फिर भी मिली ना। तो हमेशा रेंज के बॉटम पे माल बेचने की जगह वहां पे रिजेक्शन का वेट कीजिए और माल खरीदने की कोशिश कीजिए। तो जितने कॉल यहाँ पे बेच के रखे थे, यहाँ पे 700 के आसपास के कॉल कल जाके काटे हैं, और अगर ये हैमर कंफर्म होता है तो यहाँ से 650 का मैं पुट बेचना चालू करूंगा। तो अब लिमिटेशन क्या आती है, आज मैंने ट्रेड कर दिया, तब से भी क्या कहती है, आप उस पर कोई भी बाई सेल नहीं दे सकते जिसमें आपने 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक ट्रेड किया है। तो अब मैं तो उसमें रोज ही ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं आपको कैसे बाई दे दूंगा इसको। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा आप पूछोगे अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन देखो, अब हाँ। मैंने लिया 1060 का, अभी चल रहा है कितना, 1000 का। तो लॉजिकल क्वेश्चन आना चाहिए कि 60 रुपए नीचे आपको 60 रुपए का लॉस हो रहा है, आपको घबराहट क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल। आप बोलोगे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। 4 महीने में 15-15 रुपए करके मैं ऑप्शन में खा चुका हूं, तो 60 रुपए तो मेरे ऑलरेडी इन हो चुके हैं। करंट मंथ का मेरा 1080 का कॉल शॉर्ट पड़ा है 14 रुपए से। सुबह अभी 9 रुपए, सुबह अभी 8 रुपए 40 पैसे में, 1 मिनट में आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। एग्जीक्यूटेड 9:46 मिनट 46 सेकंड पे 8:40 पे इसका कॉल काटा है। 1080 का 8 रुपए 40 पैसे पे, और फिर आधा बेचा है 10 रुपए 10 पैसे में,
और आधा लगा है 13 रुपए में वापस बेचने में। तो अगर 1080 नहीं जाता है, ये 13 रुपए मेरे फिर अंदर हो गए। तो अब 60 रुपए अंदर हो चुके हैं, ये 15 मिला के 75, तो मेरी एवरेज कितनी आ गई? 975 रुपए। तो 1060 का लेके भी मेरी एवरेज 975 है, क्योंकि मैं कवर्ड कॉल राइटिंग कर रहा हूं। तो थोड़ा सा अगर गूगल खोल के कवर्ड कॉल राइटिंग आप लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे कि कवर्ड कॉल राइटिंग क्या होती है, ये ब्याज निकालने का तरीका होता है कि मेरी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं 2-3 साल नहीं बेचने वाला, तो मैं उसमें से ब्याज निकालता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है अंशुल जी, यही आपसे ना एक दिन देखिए ये भी ना मास्टर क्लास लेनी पड़ेगी लोगों को। अब आप बोल देते हो, आप सख्त टीचर भी बन जाते हो और टैग भी लग जाता है, और लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंशुल जी तो ऐसा नहीं कि निकल गए अदानी ग्रीन से या टाटा टेक से, तो हम क्या जिस करें, हम दिन तो फंसे निकलेंगे उस हुए रह दिन गए। डिस्क्लेमर तो देंगे ही ना, जिस दिन नहीं नहीं, वो निकलेंगे उस तो दिन डिस्क्लेमर देंगे। कौन नहीं। सी छुपाने वाली बात है? स्टॉप लॉस किसके नहीं कटते, लॉस किसको नहीं होता, इसमें कौन सी शर्म की बात है? शर्म की बात तब होगी जब कैपिटल लॉस कर लो आप, नहीं तब सर, शर्म मुझे की बात होगी। मुझे मुझे ना अपने दर्शकों के लिए आप मतलब शर्माना है हम लोगों को उनके, मेरा काम है मदद करना और आपका काम है उनको पूरी तरह से मतलब उनको बताना एज एन टीचर, एज एन जैसे होते हैं ना धर्म गुरु होते हैं या टीचर होते हैं जो पूरा हाथ पकड़ के, अगर गलती भी हो जाए और गलत हो भी जाए, टीचर भी गलत हो सकता है या मार्केट की परिस्थितियां गलत हो सकती हैं, तो टीचर उसको निकाल के ले जाए, वो आपको करना है सर। और आप बिल्कुल अपनी क्लियर बात जो आप बोलते हैं उस पर मतलब हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और सवालों को लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं राजीव कुमार जी, वो पूछ रहे हैं डॉक्टर रेड्डी का 1300 रुपये के कुछ उन्होंने शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? तो डॉक्टर रेड्डी, ये देखिए, उस दिन जब नीचे खुला था, ये कोई खराब न्यूज की वजह से गैप डाउन, तब भी हमने डिस्कस किया था कि रेंज के बॉटम के पास रिजेक्शन आ रहा है, तो रेंज का टॉप आपको एटलीस्ट 1302 मिलना चाहिए। हाई इसने बनाया 1293 का, 10-20-50 राइजिंग के अंदर पुल बैक आ रहा है। मोस्ट लाइकली अगर ये डिफेंड होता है तो आप 1303 पकड़ लो, उसके बाद अगला स्विंग हाई 1321। फिलहाल पुल बैक्स पे अगर रिजेक्शन मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो बाई ही रहेगा। और इवेंचुअली 1380 1390 या रेंज हाई आप पकड़ लो, वहां तक जाते हुए दिख रहा है। तो एक लेग ट्रेड कंप्लीट हुआ है, कहां से? 1200 रुपए से 1303 तक का। ठीक है सर। अगला सवाल है एलिस जी का, आइनॉक्स ग्रीन सर इसमें कहाँ एवरेज करें? 254 रुपये के लिए हुए इन्होंने, 1 साल का विजन है। सर सॉरी, स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दिए। सर आइनॉक्स ग्रीन 254 के लिए हैं। आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन में अगेन सपोर्ट जोन 243 टूटा है, उसके बाद से गैप फिल करने आना था 189, जो आज के सेशन में टेस्ट कर चुका है। तो 189 से बाउंस बैक डेवलप हो रहा है, प्रोबेबली 215 220 तक के लेवल पे हो सकता है। ठीक है सर, आइनॉक्स ग्रीन पर राय मिली। अब अगला पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाएं हम लोग। हर चार्ट को हम उतना डीप में जाकर नहीं देख पाएंगे अभी। जहां पर ज़रूरत होगी, जहां पर ज़्यादा दर्शक फंसे हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम डीपली जाकर देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। एक हमें सवाल मिला है श्वेता जी का। इनका सवाल है सर HAL पर और अनंतराज को, इनको एक्मुलेट कर सकते हैं क्या? एचएल में एक बाउंस बैक आ सकता है सर। मेजर सपोर्ट जोन 4300 के नीचे हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, बाउंस बैक कर सकता है, बट इवेंचुअली मेरे को 3700 रुपए और 3035 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस। बॉक्स का लो अभी फिलहाल टूटा है, अगर यहाँ पे फेलियर कंफर्म होती है तो बाउंस बैक बनेगा, बट मोस्ट लाइकली 3807 और 3035 के टारगेट खुल रहे हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर JSW इंफ्रा पर। सर JSW इंफ्रा, वैशाली चौधरी जी का सवाल है और कोचिन शिपयार्ड बोल रही हैं कि इसमें 10% का लॉस हो रहा है दोनों में। और लेवल बता दीजिए मीडियम टर्म के लिए जहाँ पर कि वो एक्मुलेट कर सकें। कोचिंग शिपयार्ड तो नहीं बनता, एक बाउंस बैक स्विंग लो से आ रहा है, तो 1710 तक आ सकता है,
बट ओवरऑल कोचिन शिपयार्ड में मेरे को डाउन साइड 1172 तक लग रही है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक्यूमुलेशन जोन में है, लेवल ज्यादा पकड़ने की जगह एसआईपी मोड पे चले जाइए, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहिए। जिस दिन रिवर्सल स्ट्रक्चर बना, दो बड़ी कैंडल इस तरह की वॉल्यूम कैंडल बनी, तो स्ट्रक्चर रिवर्स होके वापस 399 की राह पकड़ लेगा। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर्वेश्वर फूड पर कुछ बोलिए। 7 रुपये 40 पैसे के इन्होंने लिए हुए हैं। शाहिद साहब हैं, बड़ा लंबा आईडी बनाया हुआ है इन्होंने भी। 7 रुपये 40 पैसे। अंशुल भाई, इस काउंटर पर भी थोड़ी सी पिटाई तो ज़्यादा हो गई राइट इशू के चक्कर में, अभी क्या करें? सर राइट इशू वाला प्रेशर है और स्टॉक ने अपना मेजर सपोर्ट फिलहाल तोड़ा हुआ है 5.7। तो जब तक 5.7 रिक्लेम नहीं होता है, बाउंस बैक आज चूंकि आज बड़े वॉल्यूम से चल रहा है तो प्रोबेबली एक बाउंस बैक आ सकता है 4.7 तक। बट मेजरली जब तक 5.7 नहीं क्रॉस हो रहा है तब तक कोई अपसाइड तो नहीं बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल। अंशुल जी, आप अपनी वीडियो पे राजिए, वीडियो मोड में आप ही नहीं दिख रहे हो वीडियो मोड में अपने। पीसीआर टीम मुझे बता रही है कि अब जो भी चार्ट हम डिस्कस करेंगे डीप में करेंगे, मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर लूँगा, उसको हम चार्ट को डीप में देख लेंगे। एक काउंटर है गेल इंडिया। सर गेल पर आपकी राय? 170 रुपये का लिया हुआ है राजीव जी ने, इस पर क्या करें? अंशुल भाई, आज रिकवर होने वाले शेयरों में गेल थोड़ा सा रिकवर तो ठीक से हो गया है, लेकिन अभी भी जो प्रेशर पॉइंट इसका 180 से बना था, ऑलमोस्ट 180 तक तो ये रहता ही था, वहां से पिट गया जब से ये पीएनजीआरबी का ऑर्डर आया। सर कोई है चांस, कोई सपोर्ट है? सर 167 का सपोर्ट डिफेंड हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो 159 तक डिप में आ सकता है। उम्मीद कम है क्योंकि गेल वैसे भी लो बीटा काउंटर है, तो गिरावट में हल्की हल्की गिरावट रहती है और तेजी में ठीक ठाक तेजी आ जाती है। यहाँ पे मिस एडवेंचर मत कीजिए, अगर लिया हुआ है तो बेच के डिप पे लेने का मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए। इस जोन में बेटर है कि एसआईपी कर लीजिए या फिर 167 के नीचे टिका रहता है 159 आता है तो ऐड कर लीजिए। बट इस जोन में सेलिंग करके नीचे लेने की कोशिश सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। एक हमारे दर्शक हैं जो प्राइम मेंबर बने हैं, लियो गेमिंग के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नाम भी लिख देते तो और अच्छा लगता। हमारी प्राइम फैमिली में आप जुड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है खुशी मिश्रा जी का, बोल रही हैं कि बिगेस्ट फैन ऑफ अंशुल सर। सर यूपीएल सोलर के आईपीओ हैं मेरे पास, क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। अंशुल भाई, इसको देखते हो आप? यूपीएल सोलर पर है आपका कुछ हाउस व्यू? फुजियामा सर आईपीओ के दिन के लो टूटे हैं और आज वही 205 रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अभी जब तक आईपीओ बेस नहीं बन रहा तब तक मैं इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग के दिन की बड़ी वॉल्यूम की सेलिंग थी। जब तक वो सेलिंग नहीं निकलती है तब तक मैं थोड़ा सा इससे दूर रहना पसंद करूंगा। ठीक है। टाटा इन्वेस्टमेंट में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? सर नया आईपीओ जब तक कोई नहीं आ रहा है, वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होती है, स्टॉक में कोई मोमेंटम आना बहुत मुश्किल है। ऊपर से 804 का जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसके नीचे चल रहा है, तो डाउनसाइड भले ना बने, अपसाइड भी बनती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, जैदी साहब भी हैं, और एक दर्शक हैं लखनऊ से हैं। लखनऊ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लखनऊ हुसैन भाई, बड़ा टिपिकल आईडी बना रखा है। लेकिन हाँ, आरबीएल में ख़रीदारी करने की ये सोच रहे हैं, क्या करें? एक जो जैदी साहब हैं वो रोज़ इवनिंग में अपना वो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं कि आरबीएल में क्या करें। उन पे शायद 260-62 के पड़े हुए हैं। अंशुल भाई क्या करें? आरबीएल बैंक आरबीएल, सर। जी आरबीएल बैंक, हाँ। आरबीएल बैंक सर, आरबीएल बैंक 313.90 का सपोर्ट टूटा है, मतलब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था लॉन्ग्स का, जिसने ब्रेकआउट प्ले किया था 269 पे, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 313 था। तो अब उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कुछ समय और शायद स्टॉक साइडवेज रहे, बट मंथली में मेजर जोन के अंदर है। यहां से अगर बाइंग आनी है फ्रेश तो यहीं से आनी चाहिए, तो कुछ समय आपको होल्ड करना पड़ेगा। चूंकि ये मंथली चार्ट का ट्रेड है, अगर रिवर्सल बना तो एक आध महीना लग जाएगा रिवर्सल बनने में, फिर मूव रिज्यूम हुआ और मोमेंटम आया, 2-3 अब कैंडल लग जाएंगी। तो यहाँ से 3-4 कैंडल का ट्रेड है, नहीं 3-4 महीने का ट्रेड बनता है। ये बहुत जल्दी मत कीजिए निकलने की, शांति से रखे रहिए इसको। अदानी पावर लिया है एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 153 रुपये में। सर क्या करना है?
सर अदानी पावर लेना ही नहीं है। अदानी पावर में जब 22 सितंबर को एटीआर कैंडल और 23 सितंबर को रिवर्सल आया था और 50% 4-5 दिन में चला था काउंटर, तो इसने अपने 1.5 साल का काम कर लिया है। तो आप वहां से देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, साइडवेज है, नीचे आ रहा है। इसका 3 मंथ चार्ट कर दीजिए, 6 मंथ कर दीजिए, तो भी दिख जाएगा कि टॉप बनने के बाद से लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है। तो अभी स्टॉक में चॉपीनेस ज्यादा रहेगी, ऊपर भी मतलब ब्रेकआउट दिखा के फेल करेगा, ब्रेकडाउन दिखा के फेल करेगा, दोनों साइड ट्रैप करता रहेगा। एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद 128 तक आ जाए, बट मैं बहुत व्यू लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस क्लाइमेटिक मूव के बाद चॉपीनेस बहुत रहती है और उसमें दोनों साइड स्टॉप लॉस जाते हैं। ठीक बात है। जेनेसिस इंटरनेशनल में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? फयाज राजा जी पूछ रहे हैं। जेनेसिस जेनेसिस इंटरनेशनल परसों बड़े वॉल्यूम से रिवर्सल आया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 12.5 मिलियन का वॉल्यूम था, 3,386%। लेकिन जब तक ये काउंटर 470 नहीं निकालता है, ये पुल बैक की तरह ही बिहेव करेगा। तो 470 तक पुल बैक रूल आउट नहीं कर सकते, बट कोई मेजर अपसाइड नहीं दिख रही है। अंशुल भाई, एक चीज जो आपने बोला था लास्ट सितंबर में, सितंबर 2024 में, कि रेलवे काउंटर्स में बाइंग क्लाइमैक्स आ गया है, ये सारे काउंटर बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं। सर, ये बाइंग क्लाइमैक्स आके अब मैं बहुत सारे रेलवे शेयरों के चार्ट देख रहा था, मतलब ये तो टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं। अभी मतलब ये क्लाइमैक्स खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है। अभी अभी बहुत शेयरों में बहुत बाकी है सर, अभी बहुत शेयरों में बहुत कुछ बाकी तीन है। चार आप नाम ये में कुछ तीन चार नाम मैं बोल देता हूँ, IRFC, JWL, टीटागढ़ वैगन, या आप और मैं आपको नाम अभी बता रहा हूँ, IRCTC। सर आरवीएनएल में तो मेरे को नीचे 211 तक लग रहा है, आईआरएफसी मेरे को नीचे 6350 तक लग रहा है। टेक्स रेल एक बहुत अच्छा काउंटर था, 110 रुपए पेयर मिनिमम, और वो टूटा तो फिर और डाउन साइड। टेक्स इंफ्रा टेक्स इंफ्रा में भी 66 रुपए तक की डाउन साइड है। और इरकॉन 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 में भी 76 रुपए तक की डाउन साइड है। तो अभी बहुत डाउन साइड बची हुई है। भाई मतलब आप एचईजी का चार्ट लगा लीजिए, आप ईज माई ट्रिप का चार्ट लगा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि पेन छोटे छोटे मतलब कंसोलिडेशन आती है और फिर नेक्स्ट पेन आता है, फिर कंसोलिडेशन आती है, फिर नेक्स्ट पेन आता है। तो अगर इसको मैक्स कर दीजिए, ईज माई ट्रिप को मैक्स कर दीजिए, ईज माई मैक्स ट्रिप को मैक्स, मैक्स कर दीजिए एक बार। आपको दिख जाएगा ना पेन धीरे धीरे करके। आप देख रहे हैं वो पहली गिरावट के बाद धीरे धीरे करके नीचे आया 2023 से 2025 एंडिंग तक। तो अब ये स्लो एंड स्टडी पेन रहेगा इन स्टॉक्स में। बिल्कुल ठीक है अंशुल जी। कुछ एक यहाँ पर सुपर चैट्स भी मिली हुई हैं। एक हमारे दर्शक हैं अनुज माने जी, इनका सवाल है सिग्निटी टेक में ये प्रॉफिट बुक कर ले क्या? इनकी एवरेज बाय प्राइस 1100 रुपये की है, बहुत बहुत अच्छी, इन्होंने तो बाय बड़ी अच्छी की हुई है। सिग्निटी टेक में कपना ब्रेकआउट भी था सर, लेकिन करंट वीक की कैंडल थोड़ी सी खराब दिख रही है। मे बी ये मार्केट प्रेशर की वजह से है, और जब तक 1780 प्रोटेक्टेड है, 1780 1770 जोन लॉन्ग रहना चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा भी मार्केट सुधरा तो सिग्निटी टेक 2000 रुपये टच कर जाएगा। तो 1780 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस और शांति से होल्ड कीजिए। इसी बीच एबी कैपिटल नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है सर। अरे वाह, एबी कैपिटल ये ICICI AMC का जो IPO आ रहा है इस खुशी में लगा रहा है क्या कि वैल्यूएशन ये कंफर्ट है इसलिए? ये नहीं पता सर। 250 रुपए पे वीकली चार्ट पे कपना ब्रेकआउट था, जहां से अपन ने डिस्कस करना चालू किया था 8वें महीने में। वहां से 12वां महीना 4 महीना लगा के 250 रुपए से 362 रुपए आ गया। तो इन स्टॉक्स में अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पूरा जूस निकालते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे आपके स्टॉप लॉसेस फंड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए, जिसमें ट्रेंड आ रहा है जल्दी से वो स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ना करें। ठीक है सर। ये जो SDFC AMC का भी चार्ट है उसको भी देख के बताइए एक बार, इसमें भी कुछ है क्या जान? एचडीएफसी एमसी में अगेन थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है सर। इसमें बड़ा ब्रेकआउट था 1686 पे, लगभग 2900 रुपये गया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो कि थोड़ा सा इसको शायद 2330 तक ले आए। बट बीच में वीकली मेजर सपोर्ट 2468 पे है, वहीं मंथली का मेजर सपोर्ट है
तो और स्विंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट 2324 पे है। तो यहाँ पे बेच के नीचे लेने की कोशिश में पता नहीं किस सपोर्ट से रिजेक्ट करेगा और नया हाई बना लेगा, तो वो कोशिश करने की जगह वेट करना चाहिए पेशेंसली, जहां भी वीकली पे बुलिश एविडेंस दिखे वहां पे एंटर कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नीरज यादव जी, प्राइम मेंबर हैं, CESC और DCB में शॉर्ट टर्म में टारगेट पूछ रहे हैं आपसे। सीएससी में शॉर्ट टर्म में तो कोई टारगेट नहीं है सर। वीकली चार्ट पे कब कंप्लीट हो गया है, कब कैंडल कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से रीटेस्ट कर रहा है। तेजी इसमें 182 के ऊपर ही बनेगी। पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं है, बट मे बी इट कैन बी अ मार्केट प्रेशर, क्योंकि लिक्विडेशन के लेवल बहुत अच्छे से टच भी नहीं किया, तोड़ना तो दूर की बात है। तो अगर मार्केट सुधरा और ये 178 182 निकाला, तो फिर आपको 240 तक का टारगेट मिलेगा। बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन 182 के नीचे आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो निकल ले तब फिर भले आपका इंटरेस्ट आ जाए, और हमारा तो आ ही जाएगा क्योंकि हमारी वॉच लिस्ट में है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? सर दूसरा स्टॉक स्टॉक था DCB। डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में लास्ट वीक की कैंडल खराब थी, करंट वीक की कैंडल ऑलमोस्ट 10 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट करके चल रही है, और सपोर्ट जोन टेस्टेड है। तो यहाँ से अब कल और आज का लो मिला लीजिए 165 के आसपास। अगर ये नहीं टूटता है तो स्टॉक धीरे धीरे 178 रिक्लेम करके ऊपर आ जाएगा। स्टॉक में हुआ क्या, 146 पे ब्रेकआउट आया, ऊपर इसने हाई बनाया 190 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 178.69 का था, वो टूटा। तो जिसने लॉन्ग किया था ब्रेकआउट पे, उसकी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 4-5 दिन में आई है। इसको रिवर्सल लेने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट इवेंचुअली रिवर्सल ले लेगा। एक हमारे दर्शक हैं सयंता दत्ता जी, इनका सवाल है सर, कैंटाबिल रिटेल इसको 1 साल के लिए देखा जा सकता है क्या? तो कैंटाबिल मेरे को पसंद है 3 साल से, 2 साल से, लेकिन 2 साल से चल ही नहीं रहा है। मंथली या वीकली लगा के देखेंगे, मंथली पे लगा के देखेंगे तो एकदम 2000 अगस्त 2022 में इसका हाई बना था, उसके बाद से अभी कंसोलिडेशन में है। अब मंथली चार्ट पे जब ऐसी कंसोलिडेशन होती है, बार बार मेरे को आईआरबी याद आ जाता है कि ब्रेकआउट फेल हुआ तो लंबा नीचे आता है, और रिलायंस याद आ जाता है कि ब्रेकआउट लेता है तो 4 गुना भी हो जाता है, 3 गुना। तो जब तक ये 314 का ब्रेकआउट कंफर्म नहीं करता है, मैं स्टॉक को वॉच लिस्ट पे बनाए रखूंगा। 314 के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ब्रेकआउट प्ले करूंगा। एक हमारे दर्शक हैं लियो गेमिंग के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, LTF L&T फाइनेंस। इन्होंने 169 रुपये के लिए हुए हैं, 1 साल के लिए लिए थे। अब क्या करना चाहिए? अभी और ऐड करना चाहिए एज SIP, या लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड कर चले? अंशुल जी, पहले तो बहुत मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आपको भी, क्योंकि ये कॉल आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही सर। मतलब एक बेहतरीन रिटर्न इस ख़राब माहौल भरे मार्केट में पिछले 1 साल में इस काउंटर ने दिया है। क्या करें सर अब? सर 174 का ब्रेकआउट था, अब उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 286 है। जब तक 286 प्रोटेक्टेड है, लॉन्ग रहिए। जिस दिन निकल जाए उस दिन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जब नया बेस बनेगा नई चीज देखेंगे। तो 287 ये आपका लास्ट स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे क्लोज करें तो प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। ठीक है। पल मखीजा जी, गुड मॉर्निंग। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं सर। पराग मित्तल जी का सवाल है, टाटा स्टील 1 साल के लिए क्या करना है सर? इस पर व्यू आपका? टाटा स्टील अभी बाई नहीं बन रहा है सर। इसमें 376 का जो ब्रेकआउट था वो फेल हुआ है। प्रोबेबली 152 तक नीचे आ सकता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मार्केट के तोड़फोड़ में ये आ जाएगा, बट इसने जबरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की है और नहीं आया है। बेस बनेगा जब 10-20 डे मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आने लगेंगे, तब बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। वीकली अलाइंड है, मंथली अलाइंड है, डेली अलाइन होने के बाद बाई करेंगे तो मोमेंटम फटाफट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और सब्र रखिए। या तो 152 सस्ते में मिल जाएगा, या मूविंग एवरेज अलाइन होने के बाद आपको लॉन्च पैड की तरह एक्ट करने लगेगा तो अच्छी तेजी मिल जाएगी। तो अभी इसमें समय है, थोड़ा सा और होल्ड कीजिए। हो सकता है 5 रुपए ऊपर मिले, हो सकता है 5 रुपए नीचे मिले, बट अच्छा मिलेगा तब लेंगे। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं साक्षी जी, ये पूछ रही हैं सर, निप्पॉन इंडिया AMC, इस पर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू दे दीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर नाम इंडिया, अगर आपको AMC स्टॉक प्ले ही करना है तो HDFC AMC एनी डे ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाम इंडिया ब्रेकआउट आया था आपका कप कैंडल का 7 जुलाई 2025 को 796, अब भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मे भी लिक्विडेशन में बहुत तेजी से नीचे आ जाए। तो मेरे को, अगर आपको AMC में रहनी है तो HDFC AMC में रहिए। ये तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है।
ठीक है, एक सवाल हमें मिला है वेल्समन लिविंग पर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के नाम से आईडी बना हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना नाम भी लिख दिया करें। क्या लग रहा है अंशुल जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, ये यूएस ट्रेड डील के साथ चलते बड़ा वॉलेटाइल रहता है ये शेयर। कभी उस दिन 148 तक पहुंच गया था आपके टारगेट पर, फिर ये नीचे आ गया। अभी ये लेने वाले लेवल्स हैं क्या? सर लेने वाले लेवल तो हैं, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज और 131 का स्ट्रक्चर का सपोर्ट दोनों है। बट पिछले 7-8 दिन की जो गिरावट है वो थोड़ी सी हैवी है, तो मैं रुक के चलूंगा। दूसरा, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कब क्या बोलने लगे, तो उनके भरोसे अगर आप ब्रेकआउट, अब 3 साल तो ये जिंदगी आपकी ऐसे ही चलनी है कि मान लो बड़ा ब्रेकआउट आया और अगले दिन वो आके कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिए, ब्रेकआउट फेल होने लगे। तो उस रिस्क के साथ अगर आप रह सकते हैं तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा लॉन्ग बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, न्यूज बेस्ड। और वेल्स फंड में भी हैमर टाइप ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है, तो एक बार अगर देखना है तो बाइंग देख सकते हैं। बट 140-250 के ऊपर टिकने पे ज्यादा अच्छा बाई बनेगा। मिर्जा यामीन अहमद साहब बोल रहे हैं कि सर 2 दिन में मेरा पोर्टफोलियो 3% गिर गया, क्या करें? ये तो सर अहमद साहब, इस समय सबके पोर्टफोलियो गिरे हुए हैं 3-3%। अगर 2 दिन में आप देखोगे तो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उतना तो अब अगर मार्केट क्या जितना पेन हुआ है उतने पेन में प्रोपोर्शनेट में आप हो तो आप अलग नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे लिख देते कि आपका पेन 10% का है 2 दिन में, या 6-7% का भी है, तो थोड़ा सा कॉज ऑफ वरी था। लेकिन अभी इतना सर, देखिए मार्केट अगर रिकवर हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। अंशुल भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमारे दर्शक ने भेजा है। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की शनि की 7.5 लगी हुई है। ये ध्यान रखना भाई, उनकी 7.5 लगी हुई है, उसके चक्कर में इंडियन मार्केट की कम से कम 15 महीने से 12 महीने से खराब स्थिति चल रही है। अब पता नहीं किसका इम्पैक्ट किस पर आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा। 7.5 उनकी लगी है, लंका अपनी लगाए पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ। और ना सिर्फ इंडिया की, मतलब पूरी दुनिया में खलबली मची पड़ी है जब से वो आए हैं। उम्मीदें क्या थी और हो क्या रहा है। आप समझो, कल और आज मिला के ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के ऊपर एमटीएफ ऑर्डर बुक मिड कैप स्मॉल कैप की लिक्विडेट हुई है। तो आप अच्छा। समझो कितना स्टॉक लिक्विडेट हुआ है, कितना रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हुआ है जो ब्याज के पैसे पे खेल रहे थे। ओ। आप देखो, 2 साल से मैं बोलते आ रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप ब्याज के पैसे पे, एमटीएफ के पैसे पे नहीं प्ले किया जाता है। अपना पैसा लगा लो उतने तक ठीक है, आप ब्याज के पैसे पे खेलोगे तो इसी टाइप की लिक्विडेशन बस चाहिए होती है ऑपरेटर को, कि थोड़ा सा पैनिक मचाए और एमटीएफ में ऑर्डर बुक पे प्रेशर आए, लिक्विडेशन में माल सस्ता मिल जाए। तो एमटीएफ लार्ज कैप, फिर वैसे तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करता, बट लार्ज कैप तक फिर भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं होता है। अंशुल भाई, मैं ना अभी सुमित के साथ ही एक हमारा स्पेशल सेगमेंट जाता है मार्केट मसाला, जिस पर हम बात करते हैं। उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि 200 रुपये अगर आपको दिए जाए मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, 100 रुपये, तो आप कितना इन्वेस्ट करोगे? तो मैंने तो उनको यही बोला था कि मैं 150 रुपये तो मतलब मंडे इन्वेस्ट करूँगा। बाकी जो पैनिक मचेगा उस पैनिक में 50 रुपये में ही इतनी सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब पोर्टफोलियो बनाने में। आपको लगता है सर कि ये जो पैनिक मच रहा है, ये अभी पैनिक की पहली स्टेज है या पैनिक की अभी आखिरी स्टेज भी आनी है? सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन एमटीएफ ऑर्डर बुक। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन, जैसे मतलब 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, अगर 25-30 हजार करोड़ भी आपके लिक्विडेट हो गए, तो बाकी 60-70 हजार करोड़ तो आप मान के चलो ना एचएनआई और इनकी स्ट्रांग हैंड्स की होती है। तो रिटेल जब इस पोजीशन से एलिमिनेट हो जाता है उसके बाद चलने लगता है। जैसे हम एफआईआई डेटा देखते हैं कि एकदम एक्सट्रीम एंड पे आने के बाद हम शॉर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे ही होता है कि ये अगर 30% 35% भी अगर क्लीन अप हो गई तो फिर हम ये मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत वीक हैंड्स है, बाकी तो स्ट्रांग हैंड्स है। तो ऑलमोस्ट 20% तो पिछले 2 दिन में वाइप आउट हो ही चुकी है। एक 10% और आज सुबह हो गई होगी, तो तभी इतना बाउंस बैक बना है। तो अगर हो गई है तो फिर यहाँ पे पेन खत्म हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में बाउंस बैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और नहीं तो फिर अभी और पेन बचा हुआ है। तो लॉट डिपेंड्स ऑन एमटीएफ ऑर्डर बुक की वो किस तरीके से पैन आउट हो रही है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है अंशुल जी आपने, ये कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल की एमटीएफ बुक खाली हुई है, जिसकी वजह से अब आप देखो आज मिड कैप स्मॉल कैप में क्या शानदार बाउंस बैक मिला है। मतलब मैं बहुत ही सिंपैथी रखता हूँ। देखिए ये बहुत ही गलत चीज़ है कि मतलब आप किसी कमज़ोर वर्ग का, जो बेचारे रिटेलर हैं, किसी वजह से लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो उधार लेकर पैसा लगा लेते हैं, वहीं पर जब उनको पूरी तरह से आप गला दबाकर उनके पोर्टफोलियो को मार देते हो, उनके पोर्टफोलियो को, तब आप फिर खरीदारी पर आते हो। आज वही मार्केट में दिख रहा है। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस तरह की खरीदारी से। सर ग्रो के 400 शेयर लिए हुए CSA मोहम्मद साहब ने, या MOD के नाम से है, आई डोंट नो। ग्रो के 400 शेयर है 120 रुपये पर। सर क्या करें? सर ग्रो में तो अभी जब से आईपीओ का मतलब 5 दिन का जूस निकला है, और 19 नवंबर को जब स्टॉप लॉस कटा था 179 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके बाद से कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। बनेगा भी तो 164 के ऊपर बनेगा, और गलती से अगर 142 टूटा तो फिर समवेयर अराउंड 117 112 आईपीओ लो आ सकता है। दूसरा जो आपने कहा सर, आई वुड कंप्लीटली एग्री विद दिस, बट प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। जब तक कोई प्रॉफिट लॉस नहीं करेगा तब तक किसी का प्रॉफिट नहीं होगा। जेन स्ट्रीट आप देख लो, एथिकली हम कह सकते हैं कि गलत किया उनने, बट अगर आप ये देखो तो उनके पास मोटा पैसा है। एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी चाल ऊपर की तरफ लाते हैं, बैंक निफ्टी के पुट्स खरीदते हैं, फिर एचडीएफसी बैंक एकदम तेजी से बेचते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में तो अपना 40-50 करोड़ का लॉस किया, लेकिन बैंक निफ्टी में सामने 2000 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। इस चक्कर में क्या होता है, तेजी देख के हम मतलब रिटेल कॉल्स बाई करना चालू करते हैं या पुट राइटिंग स्टार्ट करते हैं, और वहीं से पलट देते हैं। तो गेम बिल्कुल अलग ही चल रहा है कि मेजर हेवी वेट में थोड़ी 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 150 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की बाइंग करो, यहाँ 3000-5000 करोड़ के पुट खरीद लो, और वहां पे एकदम से माल ठोकना स्टार्ट करो। जैसे ही एचडीएफसी बैंक 20-30 रुपए गिरता है, बैंक निफ्टी 300 रुपए गिर जाती है। तो 30 रुपए में आप 60-70 करोड़ का लॉस करते हो, या 300 पॉइंट में 3000 करोड़ का प्रॉफिट कर लेते हो। तो नेट पे आप 100 करोड़ वहां लॉस दिया, 3000 करोड़ यहां बनाया, 2900 करोड़ रुपए बन गया। उस चक्कर में क्या होता है, दोनों पार्टों में रिटेल पे से आता है। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट ही है आपको जो बचा सकती है, कि आप भाई 0.25% या मैक्सिमम 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे लगाइए, कि 2-4 बार आपको मैनिपुलेशन में फंसा भी लिया तो एटलीस्ट आपकी कैपिटल ना खत्म हो। तो हमारे एज ए रिटेल हमारे हाथ में एक ही चीज है, हम अपनी रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो उस पर सर थोड़ा वर्क लेकिन करना स्टार्ट करना। रिटेल को बचाने के लिए सेबी को भी कुछ करना चाहिए। ये जो पेनल्टी लगा देते हैं किसी पर, मान लीजिए सर अब जेन हटा स्ट्रीट दो, पर लगाया। वीकली एक्सपायरी हटा दी, इससे ज्यादा और नहीं क्या नहीं नहीं करेंगे, अब सर, मार्केट तो मैं नहीं मैं बदले बता रहा हूँ ना, मैं, आप एक चीज़ बताओ, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, लॉस आपका हुआ, पेनल्टी ली सेबी ने, वो सेबी के अकाउंट में चली गई, तो आपको क्या मिला सर? आप तो हाँ, इस नुकसान चीज पे करके तो बैठे एग्री हो। करते हैं वो सर एटलीस्ट। डिस्ट्रीब्यूट तो होना चाहिए ना सर। जिस इंसान का लॉस हुआ है, आपके पास तो सारा डेटा है, उस पर्टिकुलर डे का डेटा है जिस दिन किसी ने फ्रॉड किया, तो उस फ्रॉड को आप डिस्ट्रीब्यूशन में डालो, वहां पर कोई मैकेनिज्म बनाओ इस तरह का। इस चीज से तो एग्री करते हैं सर। अब वो 600 करोड़ रुपए मतलब किसी लॉस से हुआ मेरा वसूले हैं, और पेनल्टी मिल रही है किसी को, ये तो उल्टा कमाई का जरिया है। भाई ये तो वही हो गया ना, 600 करोड़ रुपए मतलब 2000 करोड़ 1000 करोड़ का अगले ने घपला किया, मेरी जेब से पैसा गया, सेबी ने 600 करोड़ रुपए ले लिया, मेरी जेब में तो अंत में कुछ भी नहीं आया ना। बिल्कुल। मेरी तो नुकसान की कोई भरपाई नहीं हुई। आप 600 करोड़ लेके अमीर हो गए, बचा 400 करोड़ उसके पास रह गया, वो अमीर हो गया, तो आपकी तो सांठगांठ हो गई, मैं यहाँ पे वैसे ही का वैसे ही बैठा रह गया। बिल्कुल ठीक है सर, ये थोड़ा सा इस चीज़ पर शायद एक्शन लेना चाहिए, ये गलत चीज़ हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है एजीआई इंफ्रा पर सर, SK आहूजा जी का, 278 के लिए हुए सर, इसमें क्या करें? एजीआई इंफ्रा अगेन, हाँ एजीआई इंफ्रा में कोई मोमेंटम ही नहीं है सर। सात ये 1 मंथ चार्ट कर देंगे तो दिखेगा 3, 6, 9, 12, 14, 15 दिन हो गए, कोई मोमेंटम नहीं है। बड़ी कैंडल 20 नवंबर के बाद 388 टूटेगा तो तेजी, 250 टूटेगा तो मंदी। उम्मीद कम है कि 250 टूटेगा, 80% चांस है कि और 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप करके 288 का ब्रेकआउट देगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सागर सीमेंट पर, अली जेबा साहब का, 290 के लिए सर, इस पर क्या करें? सागर सीमेंट 224 का सपोर्ट टूटा है, तो प्रोबेबली मेजर सपोर्ट 185 तक आ सकता है। इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। मेजरली रेंज है 165, तो 185 165 बाइंग जोन है। अपर एंड 308 के आसपास है, वहां पे या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 500 तक निकल जाएगा। तो पैटर्न इन द मेकिंग है।
लंबा समय लगेगा। फिलहाल तो अभी रेंज बॉटम रेंज टॉप प्ले कर लेना, ज्यादा इसमें अच्छा काम होगा। ठीक है, किशन जी का सवाल है मणिपुर से। अरे अंशुल जी, आपके देखिए फ़ैन कहाँ कहाँ से हैं, बोल रहे हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ अंशुल सर। इनके पास 1.5 लाख या 15 लाख रुपए हैं, थोड़ा मैं इसको एनलार्ज करके देखता हूँ। 1.5 लाख रुपए हैं, 1 साल के लिए लगाना चाहते हैं, 3 स्टॉक्स लेना चाहते हैं। 3 बढ़िया से स्टॉक बता दीजिए इनको। इस समय कुछ थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए सर। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप या तो समझ जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं देखेंगे, और एकदम अभी लगाना है तो बेटर है कि लार्ज कैप में कर लीजिए। सीमेंट में एसीसी ले लीजिए, ऑन द डिप्स कहीं एशियन पेंट मिल जाए तो वो ले लीजिए, वो भी ऑल टाइम हाई जाना है। इसके अलावा और लार्ज कैप में आईटी में कहीं देख सकते हैं, इन्फोसिस वापस से अगर कहीं डिप में मिल जाए। अगर थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते हैं, पैनिक ज्यादा जल्दी होते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको 30% की डाउनसाइड स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में देखने की आदत अगर नहीं है तो फिर बेटर है लार्ज कैप प्ले कर लीजिए। इन्फोसिस ऑन द टिप्स कहीं भी मिल जाए वापस 1563 तो बहुत बेहतरीन है। 1624 का टारगेट किया है, अगले राउंड में 1694 1768 निकल जाएगा तो बेटर है इन्फोसिस। रिलायंस का नाम मैं ले नहीं सकता, इन्फोसिस ले लीजिए, एशियन पेंट देख लीजिए, एसीसी देख लीजिए। ठीक है, इंडस टावर 400 रुपये के लिए हुए हैं, एक हमारे दर्शक हैं दीवान जी ने। इसमें क्या करें सर? इंडस टावर में कल ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेलिंग की कैंडल बनी है, लेकिन जब तक 380 395.25 395 रुपए नहीं टूट रहा है, कोई लॉन्ग लिक्विडेशन का संभावना नहीं है। तो मे भी यहाँ पे 2 4 5 दिन टाइट रेंज बना के फिर चल जाए। स्टॉप लॉस ले लीजिए 395 क्लोजिंग का, और 4 5 दिन होल्ड कीजिए। अगर ये कल केवल शेकआउट बार है तो ये वापस से 340 350 की तरफ चल देगा। ठीक है, पीडी गर्ग साहब हैं स्टरलाइट टेक का 118 के लिए हुए हैं मिड टर्म के लिए सर, कोई बाउंस बैक की उम्मीद? बाउंस बैक यहीं से 112 115 तक आ सकता है, बट बहुत अच्छी कोई अपसाइड दिख नहीं रही मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मंथली चार्ट पे, एक मिनट, मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जोन में है। अगर मंथली क्लोजिंग दिसंबर की क्लोजिंग अगर 107 108 के पास आती है तो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सुधर जाएगा, तो मंथ एंड तक का आपको वेट करना पड़ेगा। मंथली डेवलपमेंट है 107 108 के आसपास या उससे ऊपर, तब स्टॉक अच्छा हो जाएगा 140 तक के लिए। एक हमारे दर्शक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, 398 रुपये पे इन्होंने बायोकॉन लिए हुए हैं सर। पूछ रहे हैं कि एवरेज कहाँ करना है। इसमें एक डील भी आई है कि ये कुछ कल हमने इस पर बात भी की थी कि इनकी जो बायोसिमिलर बिजनेस है उसमें ये स्टेक खरीद रहे हैं कुछ इन्वेस्टर्स का, जिसमें कि उन्होंने शेयर स्वैप भी किए हैं बायोकॉन के, और 405 रुपये 78 पैसे के आसपास का शायद ये शेयर स्वैप हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ 4500 करोड़ रुपए का QIP भी ला रहे हैं। और उसमें जनरली अंशुल भाई होता क्या है कि QIP जनरली थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पर आता है जब बड़े इन्वेस्टर को पता हो कि फलानी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए 405 रुपये 78 पैसे को ना देखकर कल शायद QIP को देखकर ये नीचे गिर गया। कुछ उम्मीद है अभी हाल फिलहाल में कोई सपोर्ट एवरेज करने क्या? तो देखिए बायोकॉन, अगर आप बहुत तेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं बनेगा। ये वॉकहार्ड वाली स्टोरी है कि धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी और फिर एकदम फट के चार्ट चलेगा। तो नीचे 320 से 330 से लेके 300 अच्छी एक्यूमुलेशन जोन है, 400 पे आके अटक जाता है। इस बार भी 420 तक गया और फिर आके 400 के आसपास अटक गया। तो इवेंचुअली जब भी निकलेगा आपको 700 रुपये दे देगा, बट ये बहुत पेशेंस वाला ट्रेड है। तो अगर 400 पे लिए हैं तो डिप पे थोड़ा सा 370 पे, थोड़ा 343 पे, थोड़ा 327 पे, ऐसे करके ऐड करते चलिए। नेक्स्ट राउंड में जब भी निकलेगा 700 रुपये आराम से चला जाएगा। बट वॉकहार्ड याद रखिए, वॉकहार्ड लंबे समय कंसोलिडेशन के बाद छोटे समय में वर्टिकल मूव दिया था, तो ये लंबा कंसोलिडेशन कितना लंबा होगा कहना मुश्किल है। तो ट्रेडर इससे दूर रहें, इन्वेस्टर आराम से एक्यूमुलेट करें। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफ़ीक जी, ये मुझे बोल रहे हैं कि विवेक जी आप एंकर बहुत अच्छे हो, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन अंशुल जी से बहुत अच्छी तरह पूछते हो, पुट करते हो, गुड, बट मेरा सवाल नहीं लेते हो, इसलिए आज मैं कोई सवाल नहीं डालूंगा। अरे रफ़ीक साहब इतना नाराज़ नहीं होइए, आप अपना सवाल डालिए, मैं लूँगा। आप पता नहीं आप
शायद आप 11.50 के आसपास डालते हैं सर, इसलिए आपका सवाल वो बहुत नीचे रह जाता है। आप थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो तो थोड़ा सा आपका सवाल लेने में मुझे आसानी होगी, और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये पक्की बात है, वादा है मेरा आपसे। आप सवाल पूछिए। अगला सवाल हमें ये जो JSW इंफ्रा टाटा स्टील पर काफ़ी दर्शक बार बार सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज़ अपने सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। BEL बताइए, अभिषेक झा साहब का सवाल है। अंशुल जी, इस पर क्या करें? करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी। तो BEL अब ईमानदारी से निकल जाना चाहिए। जो मैं इतने दिन से बोलते आ रहा हूँ कि 95 डेज के कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना है, ना बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, ना राइट साइड में थे, ना ब्रेकआउट पे थे। अब कल जो भारी कैंडल आई है, यहाँ से लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है जो प्रोबेबली 360, और अगर 360 नहीं बचा तो 314 तक आ सकती है। इस स्टॉक में लेट सही, लेकिन अब रिवर्सल स्ट्रक्चर बनने लगे हैं। तो आई कुड बी रॉन्ग, बट अगर मैं गलत हुआ तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना 430, इसके ऊपर चार्ट बुलिश हो जाएगा। अगर मैं सही पड़ गया तो नीचे 315, 316 और उसके बाद 240, ये दो लेवल खुल जाएंगे। तो इतनी लंबी रिस्क इतने छोटे अपसाइड के लिए लेने की जगह अगर 430 क्रॉस हुआ तब बाई कर लीजिएगा, नहीं तो धीरे धीरे करके 316 और 240 दिखा देगा। PSUs पुराने याद कर लीजिए, नहीं निकले टॉप पे तो आज 40-50% नीचे हैं, तो इसमें मौका मिल रहा है। तो छोटी रिस्क है, निकल लीजिए। गलत हुए तो 430 के ऊपर बड़ा मूव मिल जाएगा, वो प्ले कर लेंगे। यहाँ पे रिस्क लेने जैसा नहीं है काउंटर। फटाफट से अंशुल जी एक शेयर और बता दीजिए, संपन्न उत्पादन, ये श्रवण सिंह जी का सवाल है। इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ये एक पैटर्न पूछ रहे हैं, बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं क्या इसमें? सेलिंग ड्राई अप हो रही है क्या? ये काउंटर बाउंस बैक तेजी से कर रहा है सर। तो देखिए इसमें सब चीज ठीक है, वैसे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, बॉक्स पैटर्न है। नीचे 25 और ऊपर में 44, और 44 रिजेक्ट करके आया है, तो प्रोबेबिलिटी 25 तक जाने की हाई है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप माइक्रो कैप में भी प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेयर मिनिमम 250 करोड़ का तो मार्केट कैप हो, आइडियली 500 करोड़ से ऊपर हो, क्योंकि 500 से 250 में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और 250 के नीचे तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। इसका 150 करोड़ का मार्केट कैप है। एटलीस्ट आपको तो नहीं करना चाहिए एट दी बिगनिंग स्टेज।